नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है खबर स्तंभ लगातार पॉडकास्ट के जरिए अलग अलग समस्या है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आज हम एक अलग टॉपिक को लेकर के आए हैं। टॉपिक बताने से पहले हम ये बता दें कि 2 दिन पहले जनसंख्या दिवस मनाया गया। हमारे देश में जनसंख्या की क्या स्थिति है वो उससे आप वाकिफ हैं। दुनिया भर में भारत सबसे अव्वल है। जनसंख्या के मामले में अगर छोड़ दिया जाए कुछ साल तो हम लोग इतने आगे हो जाएंगे कि अगर भारत की बंटवारा होती तो कई देश बन जाएंगे। लेकिन बंटवारे की बात नहीं, हम लोग जनसंख्या समाधान की बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जनसंख्या के बारे में बताएंगे कि जनसंख्या आखिर नियंत्रित या इसे रोका कैसे जाए। हमारे जो आज के गेस्ट हैं सुचिता सिंह हैं और ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार सुचिता जी, खबर स्तंभ में आप लगातार जनसंख्या पर काम कर रही हैं। इसे पूछने से पहले कि अपना थोड़ा आप खुद का परिचय दे तो अच्छा रहेगा। जी नमस्ते, धन्यवाद पहले तो कि आज आपने अपने स्टूडियो में बुलाया और अच्छा लगा मुझे कि आज आपने जानना चाहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और क्या कुछ अब तक हम लोगों ने किया, ये आप जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया। मैं सुचिता सिंह, मेरा जन्म यहाँ झारखंड से है और मैं बुढ़मू प्रखंड की मिरिंदा गाँव हमारा पैतृक स्थान हुआ। और मेरे पिताजी श्री चंद्रदेव सिंह जो एक झारखंड आंदोलनकारी भी रहे और झारखंड हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर भी हैं, अभी भी हैं वो। और वहीं हमारा रांची रहना हुआ, हमारे चूँकि नानी घर रांची है तो हम लोगों का रांची और बुढ़मू आना जाना हम लोग रहा। हमारी स्कूलिंग हमारे अपने ही स्कूल से हुआ जिसको मेरे पिताजी ही बनवाए हैं। हमारे गाँव में बुढ़मू में हाई स्कूल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल जो मेरे पिताजी बनवाए और बाद में वो सरकारी हुआ, मैं उसी स्कूल से पढ़ी। मिडिल स्कूल भी मेरे दादाजी ने बनवाया है, मैं उसी स्कूल में मिडिल स्कूल से पढ़ाई हासिल की और हाई स्कूल की शिक्षा मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल से लिया। उसके बाद मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई। कॉलेज भी मेरे दादाजी के नाम से मेरे पिताजी ने बनवाया, DN सिंह इंटर कॉलेज बुढ़मू उमेडंडा। मेरी BA तक की पढ़ाई वहाँ से हुई। फिर मैंने मास्टर डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से लिया, जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और हिस्ट्री में मास्टर डिग्री लिया। पास आउट में 2001 में पास आउट हुई। उसके बाद 2 साल में बैंक में जॉब करी और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर से मैं अपने कॉलेज में जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में मैं प्रभारी प्राचार्य के तौर पर 2007 से उसमें रही। मैं 7 में करने के बाद उसमें मैं काम करते रही। फिर विभिन्न संगठनों में, चूँकि मैं शुरू से ही थोड़ी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए, चूँकि एक समाज सेवी भी है वो मेरे पिताजी और अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया था, तो ये सारी चीज़ें बचपन से मुझे मिली और मैं देखी थी। और मैं भी अपने कॉलेज टाइम से ही लोगों की मदद करना, कुछ भी काम हो महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए, किसी की कोई परेशानी है तो मैं इस तरह से, मेरे घर में काम करने लोग आते थे, मैं उनको भी पढ़ा बढ़ा के सबको लगा दिया। अभी सब जॉब भी कर रही हैं काम करने वाले लोग कि दिन भर क्या काम करना है, आप पढ़ाई भी करो। तो ऐसे करके मेरा स्कूलिंग कॉलेज का टाइम गुजरा। शादी होने के बाद भी मैं फिर अपने सोशल वर्क में लगी कि मुझे करना है। सामाजिक तौर पर भी मैं हमेशा धार्मिक संगठनों से भी जुड़ी रही। हमेशा मैं आपका रामनवमी के समय में श्रृंगार समिति की भी मैं कई बार संरक्षक रही, नारी सेना की मुख्य संरक्षक रही और ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जहाँ भी मुझे निमंत्रण मिला मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर काम करती रही। तब इसी बीच में मुझे 2018 में इसमें आना हुआ हमारा। जैसे कि आपने कहा कि जिस स्कूल में हम पढ़ा करते थे वही सहायक के रूप में लोग समझते हैं कि अगर हम शिक्षा या नौकरी वोकरी के लिए ऐसा दौड़ते हैं कि नौकरी के, तब अगर आप कुछ लंबे समय तक होती तो कुछ और अच्छा होता, तो फिर उसमें एक अच्छा खासा नौकरी छोड़ करके सामाजिक कार्य में, क्योंकि देखिए वो नौकरी छोड़ने की बात नहीं थी। उसमें हमारे चूँकि दूसरे लोग, हमारे एक प्रिंसिपल हम लोगों ने रखा था उनको, तो बीच में क्या हुआ कि बहुत वो काम करते करते बहुत सारा कुछ उसमें हुआ। वैसे तो फिर वो हटे, तब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी थी। तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद तब मैंने सोचा कि ये मेरे पिताजी ने बड़े मुश्किल से इसको संभाला है। वो खड़ा करने में मुट्ठी मुट्ठी भर वो पसीना बहा के और मुट्ठी मुट्ठी भर चावल और धान का चंदा करके उस कॉलेज को बनाया गया है। लोगों ग्रामीणों का भी बड़ा सहयोग रहा
मुझे लगा कि मुझे भी उसमें करना चाहिए, मैं करती रही। लेकिन मेरा भाई जब पढ़कर आया बीएचयू से, तब उसने संभाला उसको। फिर भाई जब संभालना शुरू किया तब मैं इधर मूव करी, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट भी था थोड़ा सोशल वर्क करना जी। तो तब मैं फिर इधर आई हूँ। तो अब अभी से उस पर भाई देख रहा है, अजय अभी सेक्रेटरी के तौर पर भाई है हमारा कॉलेज, हाँ उसी कॉलेज में सेक्रेटरी के तौर पर चला रहा है कॉलेज को भाई। तो इस तरह से अभी है। लेकिन अभी तो इस वर्ष ऐसा हुआ पिछले साल की हमारे स्कूल भी पिताजी ने ही बनवाया था, उसमें ही +2 हो गया। तो थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे जो कितनी बड़ी व्यवस्था है हमारे पास, तो हम लोग हमारे यहाँ से शिक्षा का देन हमारे यहाँ से है, तो हम लोग उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे और वो जरूर बनाएंगे हम लोग उसको आगे। तो ये रहा हमारा वहाँ पे। अब तो घर में अच्छे लोग थे तो फिर से आप मूव कर गए, यहाँ गए। घर में मतलब कि जैसे कि आपके घर में शिक्षित लोग थे तो आप मूव करके कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पार्टी की बात करें या सामाजिक संस्था या सामाजिक जो समाज के लोग सहयोग करने वाले, कोई भी खासकर महिलाएं बहुत कम आती हैं घर से भी। क्या लगता है कि महिलाएं को आना चाहिए? क्या क्या समस्या आती है एक महिला को मूव करने में? देखिए, चूंकि खुद मैं एक महिला हूँ, भले ही मैं पढ़े लिखे घर से हूँ या कुछ भी, लेकिन महिलाओं को थोड़ी समस्या होती है। चूंकि महिला एक माँ है, बहन है, पत्नी है, बहुत सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है, और उन सारी जवाबदेही को निभाते हुए महिलाओं को अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है। हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत रहती हैं, लेकिन खैर महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, और हर चुनौती का सामना करके महिलाएं अपने लिए रास्ता खुद बनाती हैं। और आप देख रहे हैं कि अब तक की बात कुछ और थी जब महिलाएं बहुत कम निकलती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं महिलाएं निकल रही हैं, चाहे चुनौती कितना भी गंभीर हो उनके सामने। आज उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने लिए जो हौसला और रास्ता बनाया, उसकी खुद जिम्मेदार महिलाएं। अगर उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती तो शायद वो आगे नहीं आते। बिल्कुल। और थोड़ी अभी उन महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि जो काफ़ी चूँकि महिलाएं काम बहुत करना चाहती हैं। मैं तो चूँकि महिलाओं से बहुत ज़्यादा मिली, पूरे झारखंड में महिलाओं से मैं मिली हूँ, और मुझे बहुत लगता है कि इनके लिए शायद मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश में हूँ कि इनकी कैसे मैं मदद कर सकती हूँ, क्योंकि काम बहुतों को बहुत कुछ करना और कैपेसिटी भी है उनके अंदर, लेकिन जो संसाधन उनके पास नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ी चुनौती है। महिलाएं करना तो चाहती हैं, लेकिन उनके पास उतनी संसाधन नहीं है। अगर हमें चलना है तो पति के सहारे हैं, बेटा से, या अब अगर वो देंगे तो कर पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। ये वाली स्थिति में दिक्कत में पड़ी है। तो उनका बस ये है कि दीदी कैसे अगर हम लोग रोजगार से जुड़ते तो शायद हम अपने लिए अपना कमाई करते, तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, तो हम भी अपने हिसाब से हो सकता है उसमें से हमारी कुछ बहनें बहुत कुछ कर सकती हैं समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सरकार को भी योजनाएं तो बहुत लाते हैं, लेकिन धरातल पर कितना पहुंच पाता है ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ी समस्या यहाँ पर आर्थिक रूप से महिलाओं की है। अब हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको आर्थिक रूप से भी आगे लाया जाए। तो ये सारी समस्याएं थोड़ी हैं। हालांकि अब ये परेशानी नहीं रही कि लोग नहीं निकलने देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं कि महिलाएं पहले से बहुत सारा चेंज हो गया है। पहले चाहे वो आर्थिक रूप हो या सामाजिक रूप हो, बहुत सारा चीज धीरे धीरे टूटते जा रहा है। तो ये हुई कि समाज में लोग जैसे जैसे चेंज आता है वैसे लोगों को सब कुछ सारा चेंज होता है। लेकिन आज हम जनसंख्या समाधान की बात करेंगे। जनसंख्या समाधान में आना कैसे हुआ? आप सामाजिक आप छोटे छोटे कार्यों में जाती होंगी, लेकिन एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक बड़ी संस्था है, उससे कैसे आना हुआ? कब आना नहीं हुआ, मुझे ढूंढ के निकाला गया। ढूंढ के मैं तो जान भी नहीं रही थी, लेकिन दिल्ली से ही पता नहीं है, चूंकि मैं सोशल वर्क हमेशा करती रही, तो शायद मुझे लोगों ने ढूंढ के निकाला इस कार्य के लिए। तो दिल्ली में कैसे लोगों को पता चला मेरे बारे में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उधर से फोन आया मुझे ऊपर से ही कि आपको मतलब ऐसा ऐसा काम है। एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला एक संगठन है जो चाहता है कि जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। चूंकि आप सोशल में काम करती हैं तो ये विषय के साथ क्या आप काम करना चाहेंगी? तो चूंकि विषय गंभीर था, मैंने समझा, मैंने थोड़ा इसको देखा गूगल पे, किसी से मैं पूछी नहीं, मेरा सेल्फ डिसीजन रहा ये। मैंने अपने घर परिवार में भी नहीं, मेरे हस्बैंड से मैं बस सिर्फ बोली ये विषय तो गंभीर है, और जो चिंता जताई जा रही है ये निश्चित तौर पर ये इसके गंभीर परिणाम है। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसमें समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है दिख रहा। मैंने गूगल में सर्च किया कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो किस लेवल के लोग हैं। तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी जिन्होंने ये काम किया, और हमारी ममता सहगल दीदी,
इन दोनों के बारे में जान के मुझे लगा कि ये बहुत जेन्युइन लोग हैं और बहुत मतलब अच्छा काम इन लोगों के द्वारा ये किया गया है, क्योंकि जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और जो कुछ हमने देखा वहाँ पे, तो मुझे लगा कि काम करना चाहिए। और इसके मुख्य संरक्षक के तौर पर हमने देखा कि 250 सभा इंद्रेश जी ने किया हुआ है हमारे संगठन के लोगों के साथ मिलकर। गिरिराज सिंह हमारे फाउंडेशन के लोगों के साथ मिलकर करीब 300 सभाएं हमारे फाउंडेशन के लोगों के साथ बैठकर किया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और शायद इस राष्ट्र सेवा के लिए ईश्वर ने हमें भी चुना है, ऐसी शक्ति हमें ईश्वर ने दिया। तो लगा आज़ादी के समय तो कुछ नहीं कर पाई, शायद देश के लिए अभी कुछ कर पाऊँ, ये सोच के साथ मैंने सोचा कि इसमें जुड़ना चाहिए। आप सबसे पहले समाधान संगठन के समाधान में आप जुड़ी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया गया। बिल्कुल, तो वो मेरा ये कितना दिन का अंतर रहा? अब क्या क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कोई भी संस्था, चाहे वो पार्टी की हो या कोई भी बड़ी संस्था हो, या सब कोई चाहता है कि हमें प्रदेश का भार देना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो संस्था है जनसंख्या फाउंडेशन, ये पूरे देश में चलता है। तो कैसे आप कब जुड़ी और प्रदेश अध्यक्ष कब आपको बनाया गया? देखिए, ये तो जब मैं जुड़ी तो तब जिन लोगों ने मेरे बारे में जाना था वो मेरे धार्मिक और सामाजिक कार्यों को देखते हुए ही मेरा नाम निकाला गया था। अच्छा। उनमें से ये सोच के वो लोग बाद में मुझे बताए कि मुझे पता चला कि आप निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं, और कैसे कैसे पता चल ही जाता है, समाज में आप काम कर रहे हैं तो बहुत लोगों को आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि भाई आप ही जैसे पूछोगे, आपके इर्द गिर्द में जो दिख रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, कोई आपसे ही पूछे कि कोई एक अच्छा नाम दो, तो शायद इसी में से कोई कहा होगा कि अरे वो दीदी तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो ऐसे में मेरा नाम का उन लोगों को सजेशन किया गया और मेरे पास भी जब ये प्रस्ताव आया कि भाई आप क्या इसमें करना चाहती हो, तब मैं भी थी, तो मुझे लगा कि नहीं काम करना है, और तब मैं जुड़ी। और तब मुझे कोई पद नहीं दिया गया, मुझे कहा गया कि कुछ काम आप थोड़ा दिया जाता है, वो अगर आप करके, अभी आपको कोई पद नहीं मिलेगा। मैं बोली मुझे पद की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे पद चाहिए, आप बताओ काम क्या है। तो फिर बोला गया कि नहीं, आपको अभी तो फिलहाल आपको ज्ञापन देना है, तो क्या आप मतलब आज मुझे बोला गया और मैं 2 दिन के बाद ही ज्ञापन दे दी जाके। 25-30 महिलाओं के लिए पूरा ये बैनर पकड़ के आपका फिराइलाल जिला स्कूल से फिराइलाल तक मार्च करते हुए आई, और फिर वापस जाके जिला स्कूल करके आ गए। और हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन, उसमें कानून मंत्री थे आपके शंकर, ये थे ना रविशंकर जी, उनके नाम हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन तुरंत दे दिया 2 दिन के अंदर। तो उन लोगों को लग रहा था कि ये काम करेगी। फिर बोला कि क्या आप संगठन पूरे मतलब रांची में कर लोगे, तो मैं रांची में तो तुरंत ही करके दिखा दी। तो बोला कि क्या झारखंड में आप करोगे, तो मैं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सभी जिले में बात करके मैंने 2 महिलाओं का नाम देके वो भी काम कर दिया। फिर क्या हुआ, पुरुषों का नाम भी मैं देना शुरू करी। वो लोग बोले कि लड़कों का भी करना है, तो शायद इन्होंने तब बनाया था किसी को प्रदेश अध्यक्ष मेन विंग का, तो वो बनने के बाद कुछ भी नहीं कर पाए। कोई चौहान जी थे, तो उन्होंने शायद बनने के बाद कुछ काम नहीं किया, तो वो लोग बोले कि भाई उनको बनाया तो है लेकिन कुछ काम नहीं। अब उससे देखा कि ये महिला ही सब काम कर रही है, तो फिर मेरे लिए ये चुनौती थी कि लड़कों का भी करना है। मैं बोली चलो भाइयों से भी परिचय है। ऐसे बातचीत करते करते मैंने कुछ लड़कों का भी नाम देना शुरू किया, और इस तरह से हमारा नाम देते देते और कुछ और भी मिलके, जैसे बहनें जुड़ी हैं, उनसे भी बोली कि भाई वहाँ पे भाई हैं, हर बहन का तो किसी न किसी से परिचय है। ऐसे करते करते हम लोगों ने कुछ पुरुषों को भी जोड़ा, तो पुरुष भी सब जुड़ना शुरू हुए। तो 6 महीने के अंदर, और जब हमारे जिनको बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, उनका कोई भी गतिविधि नहीं रहा इस संगठन के लिए, तब फिर मुझे संयोजक बना दिया गया पहली बार, मतलब मुख्य विंग का। बोले कि नहीं, अब आप क्या करो कि आप मुख्य विंग का प्रदेश संयोजक बन जाओ। तब अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था, तो मैं फिर संयोजक बनी, और मुझे बोला गया कि आप एक महिला प्रदेश अध्यक्ष दो। तब मैंने संपत्ति कुशवाहा जी, जो एक बहुत भद्र महिला हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, मैंने उनको दिया। वो अभी तक काम बहुत अच्छा कर रही हैं, और वो फिर काम इस दायित्व को ली और वो भी काम करना शुरू करी। और आज फिर वो होने के संयोजक बन के मैं 6 महीना संयोजक रहते हुए मैंने इंद्रेश जी का कार्यक्रम पहली बार बनने के तुरंत बाद में जमशेदपुर में माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं संघ के, उनका कार्यक्रम में पहली बार मुझे दिया गया कि उनका कार्यक्रम कराना है। इतने अच्छे तरीके से मैं पूरी ताकत झोंक दी अपना, पूरे शहर में बैनर पोस्टर इंद्रेश जी के स्वागत में करके,
और मैंने यहाँ से उनको रात में लेके मैं गई, हमारे यहाँ वो ठहरे। फिर हम लोग दूसरे दिन जमशेदपुर गए, भारी बारिश, कुर्सियाँ तैरने लगी पानी में। लगा कि ईश्वर भी क्या परीक्षा ले रहे हैं, पता नहीं कार्यक्रम अब हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा थी, क्योंकि ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं और एक ये बहुत बड़ा यज्ञ रूपी कार्य है। ईश्वर ने 2 बजे पानी थमा, 4 बजे से कार्यक्रम था, 3 बजते बजते तक भीड़ होना शुरू हुआ और 4 बजे तक पूरे का पूरा मैदान भर गया। लगभग 6000 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और माननीय इंद्रेश कुमार जी की जबरदस्त सभा हुई। इसमें पूरे हलचल हो गया उस वक्त कि हमारे इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, एक शंखनाद हुआ पूरे झारखंड में कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन इस तरह से। कब की बात है? ये 2020 की बात है, मार्च 14 मार्च 2020 ये कार्यक्रम जमशेदपुर। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम, उससे पहले दिलीप सैकिया जी का कार्यक्रम में करवाई आपका यहाँ स्वागतम में। हाँ, वो प्रदेश पहली कार्यकारिणी की बैठक थी मेरे बनने के बाद, और वो उसकी भी पूरी व्यवस्था में करी। और दिलीप सैकिया जी आए, सबका मनोबल बढ़ाया। वो बीजेपी के कार्यक्रम में आए थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि जनसंख्या पर इतना बड़ा प्रोग्राम प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो भी हमारे पूर्वोत्तर के संरक्षक हैं। तो वो फिर कार्यक्रम में आए, सभी का हौसला बढ़ाया, सारे जिलाध्यक्षों को खुद से वो आपका सम्मानित करने का काम किया, सभी का बहुत हौसला बढ़ा। उसके बाद फिर ये आगे सिलसिला चला और फिर हम जमशेदपुर का कार्यक्रम संपन्न। जनसंख्या समाधान में आप जैसे शामिल हुए, कार्यक्रम किया, तो आप घर में भी चर्चा किए होंगे। जो नाम है जनसंख्या समाधान, लोग सुनकर के ही तो क्या बेटे या हस्बैंड या सहेली या माँ बोलेंगे कि किस संस्था में जुड़ गई हो, क्या इसमें काम होता है? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो घर में आया, मेरे भाई बहन, मेरे पति, मेरे सास ससुर, ये लोग तो, चूँकि मेरे ससुर भी डॉक्टर हैं रांची में, और मेरे फादर तो लॉयर हैं, तो भाई भी डॉक्टर है मेरा। तो सारे एजुकेटेड लोग हैं। बहुत ज़्यादा सवाल घेरे में मैं नहीं रही, क्योंकि लोग समझ गए कि ये क्या चीज़ है, और मैं खुद की इच्छा जाहिर की कि मुझे ये अच्छा काम लग रहा है और ये लगता है नई स्थिति में करना चाहिए। और चूँकि मेरे फादर तो खुद समाज के लिए खड़े रहने वाला आदमी है, शुरू से उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, तो मुझे रोकने का प्रयास कभी भी नहीं किया गया। और ना मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि जब भी मैं जहाँ भी जाना, अभी मुझे लेने भी वही आएंगे, नहीं है आज, तो मुझे सपोर्ट रहा। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि देखिए, परिवार का सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। आज मेरा एक बेटा है, तो एक बच्चा, जब बच्चा मेरा जब 10-11 महीने का था, तब मैं परिवार वालों के पास छोड़ के मैं समाज का काम करती रही। तो लोगों को पता था कि ये निकलेगी, तो मैं इसलिए मेरा तो एक ही बच्चा है। मैं दीदी के बच्चों को भी अपना बच्चा मानती हूँ, और जिससे भी समाज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको भी मैं अपना समझ के ही करती हूँ उनके लिए भी। तो मेरे फैमिली वालों को, जब इंद्रेश जी हमारे यहाँ आ रहे थे, और तब हमारे पास संगठन, चूँकि मैं तुरंत ही बनी थी और जोड़ ही रही थी लोगों को, तो बहुत ज़्यादा हैंड्स नहीं थे हमारे पास रांची में काम करने के लिए। तो जब इंद्रेश जी का आना हुआ, तब मुझे लगा कि भाई उनकी खाने पीने की अलग व्यवस्था, हर तरह की चीज़ हुई। तो मैं घर में बात करी इस बात पर, तो मेरी सारी बहनें, मेरा भाई, मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया आके यहाँ पे, और सब एक काम संभाल लिए। ठीक है, तो सबका सहयोग मिला, और उस उतने बड़े कार्यक्रम में मेरे परिवार वाले, और जब परिवार वालों का इतना देखे तो समाज वाले भी, बहुत लोग आजू बाजू वो लोग भी आए और सभी खड़े हो गए। और मैं इतना बड़ा कार्यक्रम सबके सहयोग से कैसे कर ली, मुझे पता भी नहीं चला। परेशानी तो शुरू बहुत लग रही थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम ठान ली हूँ, पहली बार कार्यक्रम ऐसे कराना, बड़े स्तर के लोग हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, सबका सहयोग रहा, और मैं ये काम को पूरे परिवार वालों के सहयोग से, और अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी 29 जुलाई को हुई थी, 29-30 को, तभी मेरे फैमिली में 10 गाड़ी मेरे फैमिली से था, 25 गाड़ियाँ दौड़ रही थी सबको लाने ले जाने के लिए, मैंने एयरपोर्ट, स्टेशन, सबको ठहराने लाने में, तो पूरे परिवार के लोग ये 2 दिन पूरे खड़े थे। मेरा भाई डॉक्टर है, रात में वहाँ डॉक्टर की आवश्यकता थी, हम लोगों ने डॉक्टर भी रखा था वहाँ पे, इनकेस किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, और बाहर से लोग आए हैं, तो हमारा भाई रात भर वहाँ कैंप किया कि भाई जरूरत पड़ी। तो इस तरह से हमारे लोगों का बहुत सहयोग रहा, हमें बहुत सहयोग मिला परिवार वालों का। झारखंड के सभी जिले में घूम गए? जी बिल्कुल। सबसे आसान और सबसे टफ जिला कौन रहा? देखिए, आसान तो कहने जैसा कुछ भी नहीं रहा, जैसा ये काम है, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि ये जो संगठन हमारा है, ये टोटली राष्ट्रवादी विचारधारा पर है,
और अभी कितने राष्ट्रवादी सोच वाले लोग हैं इस समय में, आप भी समझ सकते हैं। अभी का समय चल रहा है तत्काल फायदा देखने वाला, अच्छा उसमें ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा। पहला इन सवालों का बहुत सारा जवाब हमें भी देना पड़ा कि इस संगठन से हम जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा। लोगों का पहला सवाल यही रहता है, बाद में उनको समझाना पड़ता है कि इसे मिलेगा नहीं, इसमें देना है। तो अपना जो समय देना है, अपना जो अपने पास जो कुछ भी है, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें देना पड़ेगा। क्योंकि जब पुल बन रहा था, राम जी ने पुल बनाना शुरू किया था, सेतु बनाना, तब एक गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो वही सब हमें समझाना पड़ता है कि आप अपना एक छोटा सा आहुति दो, लेकिन दो। तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लोगों को काफ़ी समझाना पड़ा, तब जाके लोग धीरे धीरे समझे, तब जाके धीरे धीरे जुटना शुरू हुए। कई बार जुटे और टूटे, मतलब कई बार हम लोगों ने संगठन खड़ा किया और पता चलता है बन तो गए, बस काम नहीं कर रहे हैं। फिर उनको फिर बहुत बोलना पड़ता है, भाई देखो ये करो। फिर जब समझता है तब फिर बोलता है कि हाँ दीदी करेंगे। फिर ऐसे कर करके फिर कुछ लोग बैक हो जाते हैं, फिर ऐसे समझा के बहनें ज़्यादा आगे, मतलब भाइयों से भी ज़्यादा सहयोग बहनों का मिला है। सच बताऊं आपको, क्योंकि हमारे भाई लोग तो ये काम वो काम बन गए थे, बहनें बड़ी ईमानदारी से जहाँ जहाँ ज्ञापन में, अभी बताऊं कि अभी हम लोगों का जो ज्ञापन हुआ उसमें जहाँ हमारे भाई नहीं दे सके वहाँ हमारी बहनें जाके ज्ञापन दी हैं। तो सोचिए कि कितनी विषम परिस्थिति महिलाओं के साथ रहता है, उन्हें पैसा भी अपना पति और उनसे मांगना पड़ता है, या कुछ अपना सेविंग करी है तो उससे बचा के वो निकलती हैं। तो उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। सोचिए उनको अगर संसाधन युक्त कर दिया जाए तो क्या कुछ कर सकती हैं, मतलब अपार क्षमता है। मुझे तो यही दिखता है महिलाओं के अंदर, घर बाहर दोनों मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो अब संथाल क्षेत्र में भी काम की हैं? जी जी, संथाल क्षेत्र का जो बातें आती है डेमोग्राफी चेंज का, और खास करके अगर बोला जाए कि डेमोग्राफी चेंज मतलब हमको आपको ये समझा दे कि जो घुसपैठिए है, मीन्स बांग्लादेशी है, जो सीमावर्ती बांग्लादेश जो हमारे जिले झारखंड के, चाहे वो पाकुड़ हो, दुमका हो, साहिबगंज हो, तो जो घुसपैठिए ये सब जिले में आते हैं और वहाँ की किसी महिला से अगर वो शादी करते हैं या किसी तरह से कोई जमीन हड़पना या कुछ किसी तरह के मामला होता है, और उसके बाद जो एक जातिवाद का समस्या उठता है, उस तरह हम लोग बोल सकते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। लेकिन मैडम आप इन सब जिलों, जिस जिले की हम चर्चा की है, साहिबगंज हो, दुमका हो, पाकुड़ हो, सच में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या कारण था? देखिए मैं तो संथाल कई बार हमारा प्रवास रहा, संथाल में मैं जाके रुकी भी हूँ। 3 बार हमारी सभा, बड़ी सभा हुई है पाकुड़ में, साहिबगंज में, और मैं रात में भी प्रवास में मैं रुकी भी हूँ 2 बार। वहाँ की बहनों से हमारी बात भी, सब्रीपाल हमारी वहाँ की जिलाध्यक्ष रही है पहले से और बहुत काम करी है वो। तो वो उन लोगों का वही कहना था कि कई बहनों का समस्या था, वो खुद जाके वहाँ पर वो लोग सॉल्व भी किए, मतलब उनको काफ़ी कोशिश भी किए ये करने का। तो ये समस्या जो आपने बताया डेमोग्राफी चेंज की, वाकई स्थिति उधर थोड़ा गंभीर है, क्योंकि घुसपैठ जो है, बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं वहाँ पे, और वाकई पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी आदिवासी लोग हैं उनको बहला फुसला के, उनसे शादी करने जैसा चीज़ करके और उनको अपने तरफ करके उनकी ज़मीन अपने नाम कर, वहाँ पर धीरे धीरे देखा गया कि आदिवासियों की संख्या काफ़ी घट रही है। वो कोई बनी बनाई बातें नहीं, मैंने प्रैक्टिकली वहाँ की बहनों से बातचीत हुई है हमारी, तो उन लोगों का कहना, और अभी कई ऐसी बहनें हैं जिनका ये लोग अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हो, उनको जो कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, आदिवासियों की भी संख्या घट रही है। तो एक तो कि हमारा वो भी मामला चल रहा है कि भाई एक तो हम अपने अभी 2 से 1 में आ गए, और कुछ तो ऐसे आप कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है और हर सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी ये स्थिति है। तो घुसपैठ पर भी हमें लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अभी 55 कंट्री आप ऐसे देखिए मुस्लिम कंट्री है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप कभी भी जाके आपको इस तरह से नागरिकता नहीं मिल सकता है, वो लोग कभी आपको नहीं रखेंगे। लेकिन भारत में कोई भी उठ के चलाता है। समस्या है कि यहाँ पे कैसे आ जाता है, आखिरकार यहाँ की सरकार क्या करती है, क्यों कैसे कोई भी आके घुस जा रहा है और आपके यहाँ आके रह रहा है और आप उसको मिल भी जा रहे हैं, उसको अपना बना भी ले रहा है या वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, शादी कर ले रहा है, मतलब यहाँ भी तो कुछ नियम होने चाहिए। तो इस पर भी सरकार से मेरा तो ये आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर गंभीरता से विचार करें। हर देश का अपना एक प्रावधान होता है, अपनी विशेषता होती है कि भाई हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ये चीज़ है, इसकी परमिशन नहीं मिल सकता, कैसे कोई आके रह लेगा।
कोई आएगा तो आप गेस्ट के तौर पर थोड़े दिन रह सकते, आप परमानेंट आके आप यहाँ रह लो, ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में मुझे मेरे हिसाब से नहीं और यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। इससे कि उसका कोई काउंटिंग नहीं, उसका कुछ हमारे पास जनगणना भी नहीं बहुत सारे लोगों का। तो ये एक जटिल समस्या है और इसको लोग राजनीतिकरण ना करें इस पर। जैसे आप अगर ये बात उठाएंगे तो सीधा सीधी हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये कहाँ से वाजिब, अगर ये संख्या चाहे मुस्लिम का हो चाहे कोई भी आ रहा है, घुसपैठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये गंभीर समस्या है। तो ये मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार करे और ऐसी चीजों पर पाबंदी होनी चाहिए। सरकार को और प्रशासन को ठोस कदम उठानी चाहिए कि हमारे यहाँ किसी को भी आने के ऐसे परमिशन नहीं है। इस पर अगर विचार होगी तो शायद हमारी थोड़ी समस्या का समाधान तो इसी से हो जाएगा। जनसंख्या समाधान या जनसंख्या की बात करते तो एक विशेष समुदाय कह सकते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग आते उंगली डायरेक्ट उन पर उठता है। देखिए उठता है नहीं, इसको लोग उठा दिया जाता है। मतलब लोगों को लगता है कि भाई उनके लिए ही बोला जा रहा है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। देखिए हमने कब कहा, हमारा तो ये कहना है कि बच्चे दो ही अच्छे, 2 बच्चे। इंदिरा गांधी की सरकार थी तब भी ये चला था। हम लोग छोटे छोटे थे तब उस वक्त ये नारा लगा था। तो ये सिर्फ नारा में ही रह गया और इससे बात बनी नहीं। अब कुछ बहुत हुआ जैसा मुझे सुनी में, हम लोग तो बहुत छोटे थे तब ये लगा कि नहीं वो हिंदुओं की नसबंदी कराने लगे। तो किसी जाति विशेष पर उस वक्त भी क्यों किया गया, ये भी उस सरकार के समय वो गलत बात थी। ये सभी को होना था, अगर 2 होना था तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के 2 बच्चे होना चाहिए। तो उस वक्त भी केवल ये जागरूकता रहा, इसके लिए कोई सॉलिड ठोस कानून नहीं बना। जो अभी इसलिए ये मांग किया जा रहा है, हमारा जो फाउंडेशन जो बना, इसके बारे में भी मैं थोड़ा विस्तृत में आपको बताऊंगी कि ये फाउंडेशन कैसे बना, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से ये काम कर रही है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो चीज है कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी जो आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो इस पर जब काम करना शुरू करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल चौधरी जी हैं जो सेना से रिटायर्ड हैं, और ममता सहगल जी वो कश्मीर से भागी हुई ब्राह्मण है, 13 साल की उम्र में वो सीमेंट के ट्रक में छुप के भागी है। जब वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर, हिंदू पंडितों के ऊपर अत्याचार जो हुआ, जिसको कि छुपा दिया गया, बहुत ही तो वो मंजर वो सामने से देखी हुई है। कई ऐसी सभा हमारी झारखंड में हुई जहाँ पर उन्होंने अपना आंखों देखी बताया, वो खुद बताई कि मैं तो वहाँ से भाग के यहाँ आ गई, अब यहाँ से भाग के कहाँ जाऊंगी, क्योंकि वो समस्या यहाँ भी ना हो जाए। धीरे धीरे समस्याएं इधर भी बढ़ रही है। देखिए इससे बिल्कुल हम इतने भाईचारे के साथ रह रहे थे, कभी भी हम लोगों ने, ये छोटे थे हम लोग, कभी ये नहीं जाने कि हिंदू और मुस्लिम क्या, तब बिल्कुल ये बातें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं तो लोगों को डर तो होगा कि अब अगर वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे तो हिंदुओं के साथ तो बड़े आराम से रहे, लेकिन अगर हमारे भाई वहाँ धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी, हमारे पंडित जो ब्राह्मण थे वहाँ पर वो कम हो गए, तब उनको वहाँ से भगाया जाने लगा। ये तो बड़ा बेरहम वाली बात हो गई कि आप, जब हम ज्यादा थे तो हमने आपको कुछ दिक्कत नहीं किया, लेकिन जब आप ज्यादा हो गए तो आप हमें भगाना शुरू कर दिए, हमें मारना शुरू कर दिए। मैंने बहुत बर्बरतापूर्ण हुआ, आपने देखा भी। तो वो मंजर ममता सहगल जी ने बताया, और वो जो सेना में थे भाई साहब, उन्होंने भी, चूंकि देश सेवा में तो वो पहले ही लगे हुए थे, फिर उन्होंने देखा कि भाई इतनी डेमोग्राफी हर सीमावर्ती क्षेत्रों की हो रही है घुसपैठ के माध्यम से या जो भी कहें, तो तब उन्होंने थोड़ा इस पर स्टडी और वो सब शुरू करना शुरू, हर जिले का निकाल के कि हर जिले में क्या स्थिति है। तो आंकड़े चौंकाने वाले आने लगे कि बहुत ज़्यादा तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब एक समुदाय के बढ़ रहे हैं और एक के घट रहे हैं। ये जनसांख्यिकीय असंतुलन हो रहा है और एक तरफ से जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है हमारे यहाँ। ये एक अलग चुनौती है भारत के सामने। आपने कोविड में भी देखा कि कितनी गंभीर हालात हो गए। वो तो मोदी जी थे जो किसी भी तरह से थोड़ा संभला, थोड़ी स्थिति थोड़ी संभली, लेकिन भी जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, आप वो सारी व्यवस्था कम पड़ रही थी। अभी आप देखो कि अगर एक संतुलित जनसंख्या होती हमारे राष्ट्र की, तो वो सारी व्यवस्था सरकार कराने में भी सफल होती। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की कितनी भी व्यवस्था करते हैं, अगर 20 लाख लोगों के लिए घर बनाते हैं तो 40 लाख बेघर पैदा होते हैं।
2 लेन बनाते हैं तो 4 लेन की आवश्यकता हो जाती है, 4 लेन बना रहे हैं तो 6 लेन की आवश्यकता हो रही है। मतलब अगर नौकरियों की भी बात करें तो कितनी नौकरियां सरकार दे सकती है। तो सब कुछ हम सरकार के भरोसे या सरकार के माथे नहीं फोड़ सकते, कुछ अपनी भी जवाबदेही होती है, अपनी भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं कुछ। तो इस तरह का जब उन्होंने खंगाला तो देखा कि स्थिति गंभीर है, तब उन लोगों ने दोनों मिलके, ममता शागिल भी मिली और वो दोनों मिलके कि नहीं इस पर काम करना चाहिए। और तब जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 2013 से ये काम ये लोग शुरू कर दिए। 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन ठीक है, 13 से काम चल रहा था पूरी जगह पर, लेकिन इन्होंने जो अपना सोशल रजिस्ट्रेशन जो कराया ये ऑर्गेनाइजेशन का, वो 2017 में रजिस्ट्रेशन हुई और तब ये फिर पूरे भारत में ये काम करना शुरू करें। तो बड़े ईमानदारी से, भाई साहब भी बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी जिगर है कि वो पूरे भारत में काम करने का हौसला रखते हैं और समाज के सहयोग से वो पूरे भारत में काम कर रहे हैं और बहुत मतलब राष्ट्र के लिए समर्पित है दोनों। तो आज उन दोनों के ही मार्गदर्शन में और माननीय इंद्रेश कुमार जी का भी संरक्षण है, तो थोड़ा हौसला। 125 भारतीय जनता पार्टी के अपने जो सांसद हैं उनका भी लिखित रूप से समर्थन हमें प्राप्त है और उसको लेकर के वो लोग राष्ट्रपति से भी मिले हैं, पूरी टीम मिली है अपने फाउंडेशन की और राष्ट्रपति जी ने भी 2 घंटे इनसे वार्ता करी और इसको संज्ञान में लिया कि ये आवश्यकता है। तो ऐसे काम करके पूरे भारत में इन्होंने ये इसको चलाया और ईश्वर की कृपा से ये जवाबदेही मुझे मिली यहाँ पे। मैं तो ईश्वर का समझती हूँ कि कृपा है कि इस पुनीत कार्य को करने का अवसर मुझे मिला। तो शायद मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे कुछ नेक काम के लिए चुना है। मेरी जितनी भी क्षमता होगी देश के लिए मैं करूँगी कि एक ऐसे पिता की पुत्री हूँ जिन्होंने समाज को अपना सब कुछ दिया है। तो मेरा कतरा कतरा समाज के लिए है और समाज के लिए भी मैं जितना बन पड़ेगा मैं हमेशा करूँगी। ऐसे करके हमारा फिर झारखंड में काम शुरू हुआ और इतना मैं बताइए आपको कि वहाँ तक मैं करवाई। उसके बाद पिछले साल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन का समय अचानक 15 दिन में मुझे बोला गया कि आपका राष्ट्रीय अधिवेशन क्या आप यहाँ पे बहन जी हो पाएगा। तो भाई साहब ने मुझे ऐसे बोला कि बहन जी राष्ट्रीय अधिवेशन होना था गुवाहाटी में, लेकिन वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ कुछ घटना घट गई तो ये वहाँ नहीं हो सकता। अब ये तुरंत में कैसे ले, 1 साल पहले घोषणा हो जाती है कि अगला राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ होगा। अब आप सोचिए 15 दिन में मुझे बोला गया तो मैं बोली भाई साहब कोशिश करूंगी, मैं तो इस तरह का इतना बड़े लेवल पर कार्यक्रम कभी करा ही नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ। फिर 15 दिन पहले मुझे जब मिला और मैं इसकी जवाबदेही ली और फिर तब ये काम करना शुरू करी। 15 दिन में आनंद फानंद में वो सारी व्यवस्था, 200 लोगों का बाहर से आके रहना, यहाँ के इतने कार्यकर्ताओं का रहना, सबकी समुचित व्यवस्था, वो भी व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि संघ के लोग हैं, ऊपर में राष्ट्रीय लेवल के लोग थे, तो बड़े तरीके से कराई और बहुत हर वो व्यवस्था जो ऊपर से हमें निर्देशित किया गया था सारी व्यवस्था कराई। हमारे अपने लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे संगठन के लोग, पूरी टीम मिलकर हमें उस वक्त हम लोग ये मिलकर ये कार्यक्रम हम कराएं और सबके आशीर्वाद से ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। पूरे भारत में ये 4था राष्ट्रीय अधिवेशन था, 3 राष्ट्रीय अधिवेशन पहले भी हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बहन जी झारखंड पहला राज्य हो गया, इस तरह का जो आपने आयोजन किया, जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से, ऐसा आयोजन तो हुआ था लेकिन इतने बेहतर तरीके का आयोजन नहीं हो पाया था। तो वो हुआ और उस समय भाई साहब हाथ जोड़ के बोले बहन जी आप तो मतलब सभी जितने आए थे हमारे सारे पुरुष थे, क्योंकि हर प्रदेश अध्यक्ष हमारे पुरुष है। झारखंड पहला राज्य है जहाँ की महिला अध्यक्ष है, तो ये भी एक हमारे लिए है। तो भाई साहब बोले आप बहन जी आप झांसी की रानी हो, आप बहन नहीं भाई हो, ऐसी आपके अंदर जिगर है, तो इसलिए ये काम आपको ही करना है। और ये भाई साहब का ये मिला और मैं इसको करी भी और आप देखिए कि देखते देखते कार्यक्रम वो भी बहुत सफल रहा। फिर हमारा अभी दिल्ली में पिछले साल दिल्ली में हमारा भाई साहब आमरण अनशन पर बैठ गए। हम लोग झारखंड से 13 दिन मैं अपनी पूरी टीम के साथ उस अनशन में शामिल रही। क्या कारण है अनशन? आप लोग लगातार आप लोग कार्यक्रम करा रहे हैं इसलिए कि कानून बनाने की दिशा में, कानून बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार को वो सारी चीजें दिखा रहे हैं कि भाई यथाशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून का आना जरूरी है। हर दिन 70,000 आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब एक दिन आप अगर रुक रहे हो तो एक दिन हम 70,000 बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर आप धीरे से काम करोगे तब तक स्थिति अपने अगर हाथ से निकल गई तो फिर आप कर नहीं पाओगे ना, फिर आपस में गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, भाई भाई में लड़ाई होगा,
एक घर में जहाँ 2 लोग 4 लोग रह रहे थे वहां अगर 10 लोगों को रहना पड़े तो परिस्थितियां तो बदलेंगी। तो झगड़े होंगे तब भाई भाई का नहीं रहेगा, आपको चाहे वो किसी जाति का, वो स्थिति तब बिगड़ेगी। तो देखिए पहले की बात कुछ और थी कि हम भी 5 भाई बहन हैं और भी लोग होते थे, तो पहले चूंकि बड़ा बड़ा घर होता था, बहुत संपत्ति होती थी, बहुत आप बढ़ रहे हैं, सब भी इतना कुछ सब बढ़ रहा है, तो अब उस परिस्थिति उस तरीके से रहा नहीं जा सकता है। और अब जनसंख्या देश का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारे पास जलवायु उतनी है, हमारे पास जमीन उतनी है, हमारे पास पानी उतना कम है और उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या, ये एक अलग कारण रहा। तो इस तरह से करते हुए हम लोगों ने ये हुआ कि 2 बच्चों का कानून, और कानून जल्दी लागू करें, क्योंकि बार बार ज्ञापन दे रहे हैं बार बार सरकार को, तो इसके लिए थोड़ा माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने उनको 65,000 पत्र जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोगों ने भेजा, हम तो भी यहाँ से भेजे और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अपने यहाँ तो इसकी घोषणा कर दी कि ये होगा। हेमंत बिस्वा जी ने भी अपने यहाँ पर घोषणा करी। तो चूंकि ये विषय 1-2 राज्यों का नहीं है, ये विषय पूरे भारतवर्ष का है और ये सभी जगह लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि अब दिल्ली पर इसका होना चाहिए। सरकार को अब थोड़ा प्रेशर में डालना पड़ेगा कि भाई ये कानून लाए, नहीं तो देश की जनता आंदोलन करेगी। एक बार जंतर मंतर पर भी आंदोलन हुआ, उस पर भी हम लोग नवंबर में गए। जंतर मंतर में 1 दिवसीय, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन, 35,000 लोग वहां पर इकट्ठा हुए, देश के जितने बड़े चैनल थे सभी ने इसको चलाया। पहली बार जंतर मंतर में अन्ना हजारे के बाद दूसरी ये बहुत बड़ी सभा हुई बिना पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं था। और इतनी बड़ी सभा एक सामाजिक संगठन के तौर पर, जहाँ पे देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वहां पर कोई फंड नहीं, कोई तरह की कोई चीज नहीं है, ऐसी जगह पे इतने सारे लोगों का जमा होना, अपने पैसों से सारा कुछ करके जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो सभा भी हुई। और दूसरी पे जो हम लोग अनशन में अभी नवंबर में हम लोग अनशन में बैठे थे, ये 23 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 17 दिनों तक सिर्फ पानी पी के रहे। हम लोग जा रहे थे अपना, उसमें भी हम लोग लगता है 50,000 की संख्या में हम लोग अपना पूरा निकाले दिल्ली में गाजियाबाद से। तो उस वक्त जाके पुल के पास हम लोग वहाँ बैठे, वहाँ पर क्या हुआ कि रात में थोड़ी संख्या जब थोड़े लोग स्थिर हुए, बैठना था रात भर वहाँ पे, तब उनका अरेस्ट करा लिया गया। अब तो बात और बिगड़ गई। फिर भाई साहब को रात में किया, फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर बोले कि नहीं हम लोग को जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग बैठेंगे। अब वो 1 दिवसीय धरना था, लेकिन अब वो बढ़ गया और हम लोग यहाँ से 1 दिन के लिए सोच के गए थे, अब रुकना पड़ा। भाई साहब कहे कि अब ये आंदोलन लंबा चलेगा। अब जाके फिर दूसरी जगह दिया गया, लाजपत नगर में हम लोग का एक जगह था, वहाँ पे दिया गया, वहाँ पर बैठ गए सब लोग ये लेके। 17 दिनों तक भाई साहब का बस पानी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना अनशन जारी कर रहे, तो वहाँ लिस्ट भी बनना शुरू हो गया। भाई साहब के बाद कौन, मान लीजिए अगर नहीं हुआ, उनका विकेट गिरते दूसरा कौन, तो 5वें नंबर में मेरा भी नाम था। मैं भी अपना दी थी कि अगर भाई साहब को करते करते और भी जो लोग अपना नाम दिए कि मैं करूंगा, उसके बाद वो नहीं सकेगा तो वो करेगा, मैंने कंटिन्यूटी बनी है। उसमें 5वें नंबर पे मैंने भी अपना नाम दिया कि मैं भी बैठूंगी अनशन पर। तो इस तरह से 13 दिन तक हम लोग रहे और उसके बाद फिर भाई साहब 17वां दिन में मुझे कुछ काम था तो मैं आई, मैं बोली थी फिर मैं आऊंगी, तो भाई साहब बैठे, लेकिन बार बार चूंकि पीएमओ से लोग आने लगे, उनसे वार्ता हुई, योगी सरकार से वार्ता हुई, सब लोग इस विषय को, फिर पीएमओ के जो लोग थे वो आए, देखिए स्थिति बिगड़ रही थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया 17 दिन के बाद। फिर अब उनको बताया गया कि नहीं इस पर जरूरी है कि जल्द ही कानून बनने का होगा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बुलवाए थे अपने उसमें, और फिर वो सारी चीजें बताई गई, सारा कुछ बातचीत हुआ है। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं इसके बाद सरकार जब भी आएगी इस पर बनेगा। तो अभी आपने देखा कि संसद में निर्मला सीतारमण ने इस पर कमेटी बनाने की घोषणा कर दी, जो मांग हमारे फाउंडेशन के लोगों ने किया था कि सबसे पहले इसके लिए कमेटी का गठन हो जो इस पर काम करे, क्योंकि आंकड़े सही नहीं है सरकार के पास। और जो अभी आंकड़े हम लोगों ने बनाया है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उसमें सही आंकड़े दिए। एक बार बोले कि आप अपना इसका करवा लो सर्वे, अगर जो ये गलत है तो वो आंकड़े दिए गए और उस आंकड़े पर ये लोग बताए कि तब इसके लिए वाकई फिर उन्होंने कमिटेड थे कि हाँ ये करूँगा। तो इस बार हुआ भी, परिषद के आपने उसमें गठन भी हुई है कि घोषणा कर दी कि इसको देख रेख के लिए स्पेशल कमेटी की गठन हो गई है। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि रही कि हम लोगों ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। मतलब अब एक मुहिम छिड़ गया है, कुछ काम आगे बढ़ गया, गठन होना कमेटी का बहुत बड़ी बात होती है जी। तो गठन हो गया तो स्वाभाविक तौर पर अब इस पर नजर रखी जा रही है कि कहाँ क्या आंकड़े आ रहे हैं, वाकई में जो प्रैक्टिकली काम करके जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े होंगे। अभी आपने हमसे पूछा कि क्या आप वहाँ गई
एक ऐसे बातें आ रही है और एक हम जाके वहाँ बैठक करके जो जानकारी ले रहे हैं। तो वैसे हमारे फाउंडेशन के लोग चूंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठक कर रहे हैं तो वहाँ की चीज़ों को वो जान पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े बनाए गए हैं वो वाकई सही आंकड़े हैं और वो मिला है। तो अब हमें विश्वास है कि हमारा आंदोलन, और अभी आपने देखा है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर हम लोगों ने धरना दिया, क्योंकि अब मुझे लग रहा था केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। यही 70,000 पर हर दिन ये बहुत भारी पड़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो हम लोगों ने थोड़ा उसको दिखाया कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन अपना, जो कि आंदोलन करने का तो अधिकार हमें है, और हम आंदोलन किए। हमारी ज़्यादा संख्या में माताएं वहाँ बहनें हमारी उपस्थित हुई। वहाँ भी महिलाओं ने दिखाया कि हम पीछे नहीं हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और झारखंड के लगभग 14 जिलों में हमारा धरना और ज्ञापन हमारा हुआ है। बाकी के बचे जिलों में भी अभी चल रहा है, तो जल्द ही पूरे झारखंड में ज्ञापन देने का भी काम होगा। तो इस तरह से हमारा सफ़र वहाँ से यहाँ तक का रहा है। अब पूरे झारखंड में घूम लिए हैं, कुछ सभी जिले में घूम लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम लोग बार बार जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो एक विशेष समुदाय पर आता है। क्या आपके समाधान फाउंडेशन में, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हुई हैं? नहीं, मुस्लिम महिलाएं जैसे जुड़ने की बात तो हम लोगों ने अपील की, इसमें तो खैर महिलाएं बड़ी मुश्किल से जुड़ रही थी। तो मुस्लिम महिलाओं का तो थोड़ा वैसे भी एक उनको घर से जल्दी निकलना, उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं। बहुत कम मुस्लिम महिलाएं देखेंगे आप घर से बाहर निकलती है, तो उनके लिए तो एक वो भी बंदिश रही है। लेकिन क्या है ना कि जब हमारी बैठकें हुई तो सहमति उनकी भी रही है बहुत लोगों का। भले वो मेरे संगठन से जुड़ के काम नहीं कर पाए, पद नहीं लिए हैं किसी में, लेकिन जब बैठक हुई तो हमारी वो बहनें भी आई हैं तो उनका भी रहा है कि नहीं, सही बात है कि हर कोई को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि वो भी माता है, वो भी माँ है और उनके भी बच्चे हैं, और उनके बच्चे भी समाज में पढ़े, इसी समाज में अच्छा उनको शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले, हर माँ चाहती है। तो उस माँ की दृष्टि से देखें तो वो लोग भी सहमत है कि ये बच्चे अगर 2 ही हों लेकिन अच्छे हों, डॉक्टर इंजीनियर उनके बच्चे भी बने, तो इस बात पर सहमत है। मुझे लगता है कि थोड़ी लिटरेसी जहाँ है वहाँ लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ इलिटरेसी है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है इन सारी चीज़ों में। जी, क्या लगता है कि जनसंख्या समाधान पर जब कोई कानून बने तो क्या किस तरह का मामला, मतलब कि कानून होना चाहिए? तो ऐसा देखिए हमारे जैसे मैं ये कि कानून कई बनते हैं, कितना पालन होता है वो आप कई, ये जनसंख्या के छोड़ दे, कई कानून है जिसका पालन ना के बराबर होता है। अगर इस पर कानून बनता है तो क्या पालन होगा? किस तरह का कानून होना चाहिए जो लोग माने इसे? देखिए ये कहेंगे कि पहले आपने तो बोला कि कानून बनते हैं लेकिन उसका पालन कितना होता है, क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान जो हमें अधिकार दिया है उसके तहत ही हम चलते हैं। तो कानून का तो अपनी जगह पर विशेष प्रावधान है ही। हमारा अगर कानून बनता है हमें उस कानून के दायरे में रहना पड़ता है, और जो भी लोग उस कानून का उल्लंघन करते हैं उनका दंड का प्रावधान है। तो आप देख लीजिए, हेलमेट पहनना इतना जरूरी है, लोग नहीं मानते, सरकार सख्ती करती है, उसके लिए पैसे वसूले जाते हैं, डर से भी लोग, हालांकि काम तो उनको ये आज हेलमेट पहन के नहीं गया, आगे एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो ये लोग नहीं समझते। लेकिन अब सरकार उनको डराने के लिए थोड़े कड़े रुख अपना के होता है, पैसे देने पड़ेंगे, तो डर से लोग हेलमेट लटका के रखे रहते हैं, लेकिन देखते हैं उनको जल्दी से पहन लेते हैं। ये चीजें होती है। तो लेकिन कानून का डर तो होता ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कानून का खौफ नहीं होता। दहेज का ही है, मानते हैं कि दहेज का पालन लोग ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन डर तो है कि अगर हम कुछ करेंगे तो होता ही है, जहां होगा तो बड़ा कानून है उसके लिए, और उसके लिए जल्दी बेल भी नहीं होता है डाउरी केस में। तो ऐसा है कि लोगों का, जिनका ये सोचना है कि कानून तो बनेगा लेकिन उसका पालन कितना होगा, इसकी चिंता हम ना करें। कानून का कैसे पालन कराना है ये सरकार और प्रशासन का काम है। कानून बनना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं, और हमारा फाउंडेशन इसको लेकर ये मांग करती है कि हमारा 2 बच्चों का कानून हो, और तीसरे बच्चे पर उसको, अगर तीसरा बच्चा 2 बच्चे के बाद अगर कोई तीसरा बच्चा रखता है तो तीसरे बच्चे पर उसकी सारी सरकारी सुविधा से उसको वंचित किया जाए। इवन यहाँ तक कहा गया कि उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त करें, क्योंकि थोड़े कानून में कठोरता आनी चाहिए। अगर ये कठोर कानून नहीं होंगे तो लोग इसका अनुपालन नहीं करेंगे ठीक से। इसलिए कहा गया कि आप तीसरे बच्चे अगर होते हैं तो उनकी सारी सरकारी सुविधा से उसको वंचित किया जाए, इवन उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त हो, और फिर भी कोई चौथे बच्चे की ओर बढ़ता है तो उस दंपति को उठाकर सशक्त कारावास की सजा हो। ऐसे कठोर कानून बनकर आए और सभी जाति, भाषा, क्षेत्र और से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो।
ये जनसंख्या नियंत्रण में आप फील्ड में रही हैं, या तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे सचेत महिलाएं ज़्यादा हैं कि पुरुष ज़्यादा हैं? महिलाएं इस बारे में सोचती हैं ज़्यादा कि पुरुष इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं? देखिए, जब इस विषय को लेकर हम लोग बैठते हैं ना, तब तो लोग बड़े चिंतन में पड़ जाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। क्योंकि अभी का जो भागदौड़ का जो हमारा लाइफ है, इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि ये बैठ के सोचे कि अगर हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे तो हम किस ओर जा रहे हैं। ये बैठ के सोचने का आज किसी के पास वक्त नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास है, क्योंकि हमारे फाउंडेशन के लोग, हमारा संगठनात्मक रचना कुछ इस प्रकार से हुई कि जो पूरे भारत में ये संगठन चल रहा है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है कि प्रदेश, उसके बाद जिला के बाद फिर प्रखंड के बाद ग्राम, ऐसे करके हम अपनी, क्योंकि संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर जन जागरूकता हम लोगों को नहीं करते तो हमारे लोग अवेयर नहीं होंगे, तो वो जान नहीं पाएंगे कि ये कानून की आवश्यकता क्यों है। हमारा देश, हमारी जनसंख्या किस ओर जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग अभी भी अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है, अशिक्षित है, तो वो उतना समझ नहीं पाते। तो हमारी जो अभी हमारी संगठनात्मक जो हमारी संरचना है वो तो इस तरह से बनी है। तो हमारे अभी झारखंड के सभी जिले में हमारा जिला अध्यक्ष, हमारे उसमें मंडल में मंडल अध्यक्ष, हमारे ग्राम तक हमारी, आप चतरा में देखेंगे तो हमारी ग्राम स्तर तक हमारी संगठन बनी हुई है और बहुत जगह पर अभी बन रही है। तो काम क्या है, वो उनका काम है कि गांव के लिए जिस मोहल्ला में है उसी मोहल्ला के लोगों के साथ बैठ के इस बात पर चर्चा हमारी साप्ताहिक चर्चा होती है, जिसमें हम 10-20 लोग बैठते हैं। बखूबी हम किसी महापुरुष के चित्र में माल्यार्पण करते हैं और अपने देशभक्ति, देश में के लिए जो लोग कुर्बान हुए उनको याद करते हैं, उनकी गाथा गाते हैं और एक दूसरे पर बात करते हुए आपस में, क्योंकि बैठने का एक तरीका भी बन रहा है कि हम आपस में किसी भी चीज़ को लेकर बैठते हैं तो आपस में ये चर्चा हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का आना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम लोग अगर इस तरह से बढ़ती रही तो वाकई देश के सामने ये बहुत बड़ा संकट होगा, जो जिसके जिम्मेदार हम भी खुद होंगे। तो हम हर कुछ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा टीम बन के और हर एक जगह पर काम हो रही है और मुझे लगता है इन 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़े और अब अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। अब तो लोग फोन कर के जुड़ रहे हैं कि भाई हमें अभी इस मुहिम के साथ जुड़ना है। अभी उन लोगों को लगा कि अब ये एक आंदोलन है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन है और हम लोग ऐसे अपील भी कर रहे हैं कि ये राष्ट्र हित में इस बड़े पुनीत कार्य के लिए आप अपनी भी एक आहुति जरूर डालें। अभी भी राष्ट्रवादी लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग नहीं रहते तो शायद समाज बच नहीं पाता। तो ऐसे लोग अभी भी हैं और ऐसे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्द ही संगठन पूरे क्षेत्र में हर जगह पर अपना ये करेगा और इस बार सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि ये कानून लाए और नहीं लाएंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही सही लेकिन जोरदार आंदोलन करेंगे हर जगह पर। आप झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिलाओं और पुरुषों को क्या संदेश देना चाहती है जनसंख्या समाधान को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी अपने समस्त झारखंड वासियों को, क्योंकि ये देशव्यापी आंदोलन है, इसको आंदोलन कहा जाए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हमारे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बलिदान दिया और उसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, तो पुनः देश के सामने गंभीर समस्या आने वाली है। इसलिए आप सबसे आग्रह होगा कि अपनी जो व्यस्त लाइफ स्टाइल उससे थोड़ा सा समय निकाल के, इसके लिए ये आपके लिए आंदोलन है, ये तमाम हमारे देश के तमाम हमारे राज्य के लोगों के लिए आंदोलन है, क्योंकि ये जब तक ये कड़ा कानून नहीं बन कर आएगा तब तक हमारी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। तो आपसे आग्रह होगा कि समय निकालें और विषय की गंभीरता को समझ के थोड़ा ही योगदान, सही बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही योगदान दें, लेकिन आप अवश्य अपना इस यज्ञ रूपी कार्य में अपनी आहुति जरूर दें। महिलाएं बहनें तो ज़्यादा सजग है, अभी तक जो हमारे जो दिख रहे हैं उसमें जहाँ भी संख्या बल भी जुटनी है हमारी बहनों की संख्या ज़्यादा जुट रही है। तो यूँ कहेंगे जो कि माताएं हैं वो जननी है, उनको होती है तकलीफ जब ये सुनती है कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो वो ज़्यादा चिंतित होती हैं और वो इसलिए वो जब इन बातों से हम लोग बैठते हैं और वो देखती है कि अरे ऐसा गंभीर समस्या है, वो तुरंत इसके लिए एग्री करती है। तो भाइयों से भी मेरा अपील होगा, आप भी दे रहे हैं सहयोग, बहनों की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन आपसे भी अपील करूँगी
कि आप सभी इस विषय के साथ एकजुट हुए और देश हित के इस बड़े विषय पर अपना छोटा सा योगदान देकर देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और आने वाले अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। ये थी आज हमारे साथ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह। जैसे कि इन्होंने बताया कि जनसंख्या से क्या हमारे देश में हानि होगी, महिलाओं को समस्या होगी, जिनके माता पिता उनको भी समस्या होगी, और अगर ये नियंत्रण नहीं होता है या इस पर कोई कड़ी कानून नहीं बनती है तो आने वाला समय में हमारे देश को कई समस्या से जूझना पड़ सकता है। आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। खबर स्तंभ।